जहर है, जहर है। लहराए फसलें खेत खेत में। हम करेंगे जैविक खेती जो पौधों को जीवन देती, सबको सात्विक अन्न मिले, स्वस्थ बने मन खिले खिले। नए युग के लिए नई खेती, यह शाश्वत यौगिक खेती। नमस्कार, शाश्वत यौगिक खेती टॉक शो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की पिछली कड़ी में हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से आज संसार के परिदृश्य बदले हैं और हर व्यक्ति व्यक्तिगत और व्यापक स्तर पर समस्याओं का सामना कर रहा है। कोई भी घर ऐसा नहीं बचा है जहां पर दुख, कलह, कलेश नहीं पहुंचा हो। और इन समस्याओं के चलते, इन समस्याओं का सामना करने के चलते हमारे स्वभाव में, हमारे व्यवहार में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सैल हो जाते हैं, गलत रास्तों पर चले जाते हैं। अब जब ये व्यवहार खराब हो जाता है तो किस तरह से इसे सुधारा जाए, कैसे इसे सही रास्ते पर लाया जाए, सकारात्मक, समर्थ और श्रेष्ठ चिंतन की ओर इसे लाया जाए, आज इसी विषय पर फिर से चर्चा करेंगे। और इस विषय पर एक बार फिर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में पधारे हैं भोपाल, मध्य प्रदेश से व्यवहार वैज्ञानिक डॉक्टर अजय शुक्ला जी। डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार डॉक्टर साहब, पिछले कार्यक्रम में हमने चर्चा की थी कि समस्याएं जब आती हैं मनुष्य के सामने तो कई बार वो गलत रास्तों का सहारा ले लेता है, लेकिन यदि एक कदम भी सकारात्मक चिंतन की ओर बढ़ाया जाए तो फिर व्यवहार को बदली किया जा सकता है, समस्याओं के परिदृश्य को बदला जा सकता है। छोटी छोटी समस्याएं व्यवहार को बहुत ज़्यादा बदल देती हैं। पहले से ही समस्या मौजूद है, व्यवहार बदल गया, अब और चिड़चिड़ापन और क्रोध और समस्याएं बढ़ गई। तो किस तरह से इन छोटे छोटी जो व्यवहार में जो बदलाव आ जाता है, मन के विचारों में जो बदलाव आ जाता है, इन्हें कैसे बदली किया जा सकता है फिर से सकारात्मकता की ओर ही जो कदम हमने बढ़ाया है, क्योंकि छोटे छोटे स्टेप लेंगे तो फिर बड़े श्रेष्ठ चिंतन की ओर भी बढ़ पाएंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम सभी अपने जीवन में ऐसा महसूस भी कर रहे हैं और अनुभव भी हमको होता है कि क्या इन छोटी छोटी समस्याओं के कोई व्यवहारिक हल हो सकते हैं जी। तो बहुत सहजता से मैं अगर आपके सामने ये बात रखूं तो कुछ पक्ष बहुत सहज हैं। जैसे उदाहरण के लिए, अगर किसी इंसान को ये कहा जाए कि आप परिवार में सुबह का भोजन एक साथ करें, हाँ जी, तो ये बड़ी सहज बात है। इसके लिए ऐसा नहीं है कि आधुनिक साधनों की आवश्यकता है या डाइनिंग टेबल हो तो ये पॉसिबल है। ज़मीन पर बैठकर भी हमारे भारतीय संस्कृति का ध्यान रखते हुए अगर हम सब लोग भोजन एक साथ रख दें बीच में और पूरे परिवार के लोग एक साथ बैठ जाएं, तो वहाँ भी दिखने में विचार का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, लेकिन कोई न कोई भोजन के एंड तक ऐसा पक्ष, चाहे पति पत्नी के बीच में या बच्चों के बीच में होगा, कि वो कहेंगे और उनको ऐसा रियलाइज होगा कि यही मौका है कि इस आधे घंटे में या 15-20 मिनट की प्रोसेस में हम अपनी बात रखें। और हो सकता है कि भोजन के एंड तक परिवार का मुखिया या परिवार का कोई बड़ा सदस्य इस बात के लिए तैयार हो जाए कि जो प्रश्न है वो बहुत अच्छा है और हम सब लोग इसका समाधान कर सकते हैं, हम सब लोग मिलकर इस पर सोच सकते हैं। तो एक छोटी सी टिप्स दिखने में थोड़ी सी कठिन हो सकती है। चलिए, अगर ये बात निकल के आती है कि हम सुबह का भोजन साथ में नहीं कर सकते हैं जी, शाम का कर लें जी, ऑफिस के या अपने अपने कार्य अवधि या बच्चों को पढ़ने के लिए जाना है, समय में थोड़ा सा अंतर हो सकता है जी। लेकिन रात का भोजन अगर एक साथ किया जाए हाँ तो जी। दिन भर के आपस के या समाज के साथ जितने भी इंटरेक्शंस हो रहे हैं उस पर एक छोटी सी चर्चा रात को हो सकती है। भोजन मैंने इसलिए कहा कि और कोई कारण हो कि हम मीटिंग करना चाहते हैं, आपस में बातचीत करना सकते हैं, लेकिन उस समय क्या होगा कि कोई सदस्य इंटरवेंशंस करने से या जुड़ने से डर सकता है कि भाई आखिर दादाजी ने क्यों शाम को बैठने के लिए बोला है, हमको नहीं बैठना है या मुझे पढ़ाई करनी है, या दूसरा इंसान बोल सकता है मेरे को किसी से मिलने जाना है। लेकिन भोजन एक छोटा सा कारण हो सकता है कि हर परिवार अगर भारतीय संस्कृति की इस बात को ध्यान में रखकर एक समय साथ में भोजन करे तो दिखने में छोटी सी टिप्स है, लेकिन मन की बहुत सारी समस्याओं का समाधान उस छोटे से परिवार में आपस में बातचीत के द्वारा मिल सकता है। कहीं ना कहीं एक मनोवैज्ञानिक हल है साथ में बैठने का, और चूंकि भोजन करना एक सकारात्मक प्रक्रिया है तो उस वक्त सकारात्मक दृष्टिकोण भी ज्यादा रहेगा।
डॉक्टर साहब, जैसे किसान भाइयों के मद्देनज़र हम बात करें तो किसान भाइयों की जो प्रैक्टिकल समस्याएं होती हैं, कभी ऋण का बोझ उन्हें तंग कर रहा होता है, कभी बारिश समय पर नहीं आई या कभी ज़्यादा बारिश आ गई, कभी बिजली नहीं है, कभी मजदूर खेत में काम करने वाले अवेलेबल नहीं हैं, कभी बाज़ार मूल्य ठीक नहीं मिल रहा फसल का। ऐसी अनेक प्रकार की समस्याएं हैं उनके सामने। वो अपनी इन व्यवहारिक समस्याओं से जूझ रहे होते हैं और ये समस्याएं उनके व्यवहार को बदल देती हैं। उनका बोलने का तरीका बदल जाता है, बातचीत करने का तरीका बदल जाता है। कई सारी समस्याएं तो बात करने से ही हल हो सकती हैं, जी। मगर चूंकि अब बात करने का तरीका ही बदल गया, अंदाज ही बदल गया, क्रोध और चिड़चिड़ापन अगर सवार हो गया है तो बनते काम भी बिगड़ रहे हैं। जी, तो ऐसे में देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कहा। सबसे बड़ी बात आती है कि भारतीय ट्रेडिशन को हम देखें, परंपरागत खेती को देखें, तो उसमें एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट लगेगा और दुख भी होता है कि आज भी वो स्टेटमेंट जिंदा है कि भारतीय किसान कर्ज में जन्म लेता है और कर्ज में ही मर जाता है। अब प्रश्न उठता है कि अगर औद्योगिकरण हुआ तो उसके बावजूद एक नई चीज आ गई कि 80% हम एक जमाने में डिपेंड थे खेती के ऊपर जी, लेकिन आज भी वो आंकड़ा सेम है। आप आश्चर्य करेंगे कैसे कि जितने भी कृषि के उत्पाद हुए, उस उत्पाद को समाज तक विभिन्न वस्तुओं के रूप में पहुंचाने में पुनः उन उद्योगों ने सपोर्ट किया। जी जी, जैसे उदाहरण आप देखें कि सोयाबीन की कितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हमारे देश में है और उसके जो प्रोडक्ट आ रहे हैं, दूध से लेके और बाकी सारे प्रोडक्ट, तो डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर के ऊपर इंडस्ट्री की है। तो किसान इस बात से हतोत्साहित नहीं हो कि जो हम उगा रहे हैं उसका समाज में उपयोग नहीं है। कृषि वैज्ञानिकों के बीच में भी जब हम चर्चा करते हैं तो ये एक मनोवैज्ञानिक सपोर्ट हम उन्हें देते हैं कि आप अगर इन किसानों तक पहुंच रहे हैं तो हमारी बात उन तक पहुंचाइए। और उसमें एक सबसे ज़रूरी बात है कि जो कुछ भी वो उगा रहे हैं इस राष्ट्र के या अन्नदाता के रूप में उनकी भूमिका है, और वो फसलों को एकल प्रोसेस में काम नहीं करें। एकल प्रोसेस में इसलिए कह रहा हूँ कि अगर किसी किसान ने कोई उत्पादन किया या कोई फसल लगाई तो वो एक पर डिपेंड हो जाते हैं। जी, खेती के साथ साथ में बहुत बड़ी आवश्यकता है और ये राष्ट्रीय स्तर के कई अनुसंधान में निकल के बात आई है कि खेती के साथ में अगर पशुधन, मैं पशु के साथ में धन शब्द जोड़ रहा हूँ, पशुधन को अगर हम संलग्न करेंगे तो आप देखेंगे कि दूध का उत्पादन अगर उनके घर में होता है तो दूध का व्यवसाय वो भले ना करें लेकिन इतना पैसा उनको मिल जाएगा कि जो रेगुलर परिवार को चलाने के लिए नियमित खर्चे हैं वो निकाल लेंगे। अब कोई प्राकृतिक आपदा आ भी गई तो हमारे जो खेतों के अंदर एक रिसाइकिल प्रोसेस है, कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती है। मेरी माँ, मुझे याद है कि बचपन में बड़े फार्म हाउस में हमारा था तो उसमें से शाम को भुट्टे को भूनकर हमको खिलाती थी जी। तो हम उनसे पूछते थे कि ये कंडे आपने कैसे बनाए, तो कहा कि बेटा 2 गाय है ना अपने पास, तो गोबर से ये कंडे बन गए। अब इन कंडों को जला के हम ये भुट्टों की सिकाई कर रहे हैं। अब जो भुट्टे हमने खा लिए तो उसका जो पूरा लकड़ी बची हुई है उसको हमने इस गाय को खिला दिया। अब इस गाय को खिलाया, उपवन बना, कंडे बने, ये इसमें जला और इस राख को फिर से इस फसल में हम डाल देंगे। मतलब जो कुछ भी रिसाइकिल प्रोसेस हुई जी, पेड़ पौधों की रक्षा से लेके और उसके आखिरी उत्पाद को उपयोग करने तक। आप आश्चर्य करेंगे कि यौगिक और शाश्वत जो खेती की प्रोसेस चल रही है इसमें कई लोगों को हमने व्यक्तिगत सलाह गांव में जाके दी कि अगर आप एक पॉलीथीन के पैकेट को बिछा के उसमें गाय के जो गोबर है उसमें जितना भी गूगल वगैरह या जो हम हवन सामग्री मिला के उन कंडों को बनाएं और अच्छा शेप दे दें तो आप आश्चर्य करेंगे कि कई लोगों ने इसके माध्यम से हम दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं कंडे। और वो छोटे से पैकेट की जो कास्ट है वो बहुत ज़्यादा है। तो अभी जो समय आ गया है वो केवल एक पक्ष में डिपेंड नहीं हो बल्कि हम बाई प्रोडक्ट पर जाने का प्रयास करें। देखने में ये बाई प्रोडक्ट बड़ा अंग्रेजी का एक टर्म है, लेकिन बाई प्रोडक्ट पर जाके हम देखेंगे तो केवल गाय का दूध नहीं, उसके सारे संसाधन, खेती में केवल फसल नहीं, उसका चारे से लेके सारे का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। और अब तो बहुत सारे कृषि वैज्ञानिकों ने इस प्रकार का सपोर्ट दिया, कई कार्यक्रम भी उन तक पहुंच रहे हैं। तो किसानों को देश में जोड़ा गया है और उनको भी ये बात समझना चाहिए कि अगर कई वर्षों से कृषि वैज्ञानिक हमको ये बोल रहे हैं कि हम खेती के साथ पशुधन का उपयोग करें या अपने कई एकड़, जैसे मान लीजिए 20 एकड़ जमीन है हमारे पास में, उसमें से 2 एकड़ में हम फलदार वृक्षों को लगा दें जी। तो फलदार वृक्ष एक दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि खेती में अगर कोई नेचुरल क्लेमिटीज आई है, प्राकृतिक आपदा आई है, तो हमारे वृक्ष हमको, और जो हमारे सीजनल फल हैं, चाहे वो आम हो, अमरूद हो, आंवला आजकल आप देखें तो आंवले की खेती भी
बहुत ज़्यादा उपयोगी है। मैं ये नहीं कहता कि सारे खेत में आंवला लगा दें आप, जी, जी। लेकिन हम अपने खेत को कई भागों में विभाजित कर सकते हैं, कई ऑप्शंस पे जा सकते हैं, और अचानक जो प्राकृतिक आपदा आती है और उससे जो आर्थिक परेशानी क्रिएट होती है, घर चलाने में परिवार के सदस्यों के बीच में द्वंद्व पैदा होता है, निराशा आती है, हम दूसरे ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं, इन सब दुखों से बचने का ये अलग अलग ऑप्शंस हो सकता है। ये कारगर उपाय है कि आप वर्तमान बदलती परिस्थितियों के हिसाब से एक ये ऑप्शन भी निकाल करके रखें, जी। क्योंकि किसान के उगाए हुए उत्पाद की प्रोसेसिंग ही तो बिजनेसमैन करते आ रहे हैं। और अगर किसान भाई खुद भी थोड़ा सा जागरूक होकर के अपने प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग करने लग जाएं, या फिर जिस तरह से आपने जो पूरक बात कही पशुपालन पशुधन के साथ में दुग्ध उत्पादन की, वो ऐसे संकट के समय में, आर्थिक संकट के समय में एक सहारा हो सकता है। और कम से कम अगर आप इस आर्थिक संकट से जूझने के लिए तैयार हैं तो कम से कम व्यवहार में बदली नहीं होगी। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि डॉक्टर अजय शुक्ला खुद भी शाश्वत यौगिक खेती का प्रयोग करते रहे हैं, कर रहे हैं, और गांव-गांव में जाकर के शाश्वत यौगिक खेती का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं थोड़े से व्यवहारिक सॉल्यूशन में आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने बहुत गांव-गांव जाकर के अनेक छोटे बड़े सभी प्रकार के संस्थानों में, यहाँ तक कि सरकार के साथ, इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ में भी आप प्रशिक्षण का कार्य करते रहे हैं। जब व्यवहार बदल जाता है, ये तो चलिए एक प्रिकॉशन हो गया कि अगर हम ये रास्ता अपना लेते हैं तो ऐसा हो सकता है। व्यवहार बदल चुका है, मैं चिड़चिड़ा हो चुका हूँ, मैं गुस्सैल हो चुका हूँ, मैं निराश हो चुका हूँ, क्योंकि आपने खुद भी जिक्र किया बातों में कि कई बार किसान भाई आत्महत्या की ओर चले जाते हैं। जी। मनोबल पूरी तरह से टूटा हुआ है, गिरा हुआ है। ऐसे में वो एक आशा की किरण या वो आत्मनिश्चय कि मैं ही वो हूँ जो इन परिस्थितियों को बदल सकता हूँ, मैं ही वो हूँ जो कैसी भी समस्या आ जाए तो क्या हुआ, उसका ताला जरूर होगा। ये विश्वास, ये निश्चय कैसे आ सकता है? क्योंकि जहाँ तक व्यवहार की बात है, व्यवहार से बड़ी समस्याएं सुधर जाती हैं, लेकिन अगर व्यवहार ही बिगड़ गया खुद का तो मैं समस्याएं उत्पन्न करता जा रहा हूँ अपने जीवन में। इसका हल क्या है? देखिए, बहुत व्यक्तिगत और सामाजिक प्रश्न भी है, और परिवार के टूटन को बचाने के लिए ये बात बहुत उपयोगी हो सकती है। एक छोटा सा मैं उदाहरण आपको दे रहा हूँ। मान लीजिए कि एक किसान है और उसकी तीसरी क्लास में पढ़ने वाली बच्ची शाम को आती है और अपने पिता से कहती है कि मुझे अच्छे स्कूल में आपने दाखिला दिला दिया है, अगर ये फीस 5 तारीख तक नहीं जमा की गई तो मुझे इसका स्कूल से निष्कासित कर दिया जाएगा। जी। अब वहां किसान अर्थात उस बच्ची के माता पिता के पास में क्या ऑप्शन है? जी। आर्थिक दबाव और आर्थिक दुख वो झेल रहे हैं। मैं छोटा सा एक और उदाहरण आपको दे दूं कि मेरे पिताजी ने एक व्यक्तिगत संदर्भ मुझे दिया कि जब वो पढ़ाई कर रहे थे और हाई स्कूल में उनके शिक्षक ने कहा कि इस तारीख को आपको फीस जमा करनी है, और जब उन्होंने अपने पिताजी से अर्थात मेरे दादाजी से बोला तो मेरे दादाजी ने उनको जवाब दिया था कि आप जाके शिक्षक से कह देना कि खेत में गन्ना लगा दिया है, गन्ने की फसल बढ़ेगी, गन्ने की कटाई होगी, कटाई के बाद में गुड़ बनेगा, और गुड़ जब बाजार में बिक जाएगा और जो धन मिलेगा उस समय वो फीस जमा कर देंगे। जी। अब ये परिदृश्य आज से 50-60 साल पहले का है। हाँ जी। उस समय जो मानवीय संवेदनाएं थी, मानवीय व्यवहार था, वो सतो प्रधान अगर हम कहें तो ज्यादा उपयुक्त होगा। सतो से रजो वाली स्थिति और अब तमो वाली स्थिति। जी। अब सतो रजो तमो के बीच में आज हमारे पास विकल्प, तो अगर एक बच्ची को ये बात एक किसान कह दें जो आज से 60 साल पहले कही गई थी, तो वो प्रायोगिक तौर पर एक्सेप्टेंस में नहीं आएगी, स्वीकार योग्य नहीं है। बच्चे भी स्वीकार नहीं कर पाएगी। पहले तो बच्चे भी स्वीकार कर लिया करते थे, सुन लिया करते थे। जी। बच्चे ही स्वीकार नहीं कर पाएगी क्योंकि दृश्य पूरी तरह से बदल चुके हैं। डेफिनेटली। अब हर जो आपने बड़ा ही प्रैक्टिकल उदाहरण दिया और अपने परिवार का एक निजी उदाहरण भी आपने यहाँ हमारे सामने रखा है, अक्सर करके यही मानसिक आर्थिक दबाव किसान भाइयों के ऊपर रहता है। मैं आपको बहुत बड़ा सपोर्ट यहाँ देता हूँ कि अगर मनोवैज्ञानिक आधार पर वो पिता छोटा सा काम करें कि उस प्रश्न को सुनने के बाद उस बच्ची को खुशी के मारे गोद में उठा लें। गंभीर उत्तर वहां नहीं है, लेकिन ये जो सहज व्यवहार है, क्योंकि उनके दिमाग में ये बात आना चाहिए कि जन्म मैंने बच्ची को दिया है और ये अपने भविष्य की फिक्र को करते हुए अर्थव्यवस्था को अर्थात उस फीस को मुझसे मांगने का प्रयास कर रही है। जी।
आज आधुनिक समाज में उनके पास तमाम दुख है, परेशानी है, उसके बावजूद अगर वो बच्ची को गोद में उठा लें और बोले बेटा मैं बहुत जल्दी तुम्हारी फीस जमा कर दूंगा, तो ये जो बच्चे के मन तक माता पिता से संस्कारगत जो दुख पहुंचता, एक तो उससे रक्षा हो गई। हाँ जी। परिवार में एक बच्चा विचलित नहीं हुआ, मां को अपनी आंखों को नम नहीं करना पड़ा और पूरा परिदृश्य बदल गया। देखिए, दिखने में ये समाधान नहीं है, लेकिन इमीडिएट ऐसा हुआ और उस परिवार में जब बातचीत होने लगी तो मां ने धीरे से कहा कि कोई बात नहीं, अपने घर में संकट आया ना, मेरे जेवर रखे हुए हैं, इनको अगर हम रख देते हैं और कुछ पैसा लेके अपनी बच्ची को पढ़ा देते हैं, हमारे पास संकट आता है, परिस्थितियां आती हैं, अगली साल फसल अच्छी होगी, हम अपने गहने वापस ले आएंगे जी। ये दिखने में समाधान है और ये समाधान इतना गुप्त है कि ऐसा हर एक परिवारों में, कई परिवारों में, अनगिनत परिवारों में हुआ है, लेकिन वो बात छिपी हुई है। हाँ जी। लेकिन वो सहजता युक्त व्यवहार, बहुत सहज व्यवहार है। तो कई बार दिखने में जो गुण है, सहजता या सरलता, बहुत छोटा है, लेकिन इसकी जो डेप्थ है, इसकी जो गहराई है, वो बहुत बड़ी है। गोद में उठा लेना, इसका अर्थ है कि उन पिता को अपनी दोनों बाहों को फैलाने के लिए कितना मन को प्रसन्न करना पड़ेगा, उनकी सोच में कितना अंतर आ जाएगा। तो जो हमने बातचीत की थी कि दिखने में हम जो कह रहे हैं समाज को प्रत्यक्ष रूप से कि आप अपनी साधारण सोच को, अपनी नकारात्मक सोच को, अपनी व्यर्थ सोच को समाप्त कर दो, तो दिखने में हमको दबाव पड़ रहा है कि हम ऐसा क्यों कर दें, लेकिन इसके बदले में जो सकारात्मक चिंतन हुआ, जो समर्थ चिंतन हुआ या जो महान चिंतन हुआ, उसने तो पूरा परिदृश्य बदल दिया। और राजयोग मेडिटेशन का एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूं कि जहां एक पक्ष हमने रखा, एक दूसरा पक्ष है। राजयोग मेडिटेशन कहता है कि मन की, आत्मा की अवस्थाओं तक हम जाएं तो बहुत सहज है, हम अचेतन मन तक चले जाएं, हम अवचेतन मन को ढूंढ लें, हम चेतन मन से बातचीत करने लगे, और एक बार तीनों से बातचीत शुरू हो गई तो आप देखेंगे इसका परिणाम क्या होगा, जीवन दर्शन, और उसी परिवार में उमंग, उत्साह और जीवन का लक्ष्य दिखाई देने लगेगा। जी। दिखने में ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन एक आम आदमी के लिए अपने परिवार को, समाज को बचाने के लिए, और उसी युवा मन का एक और उदाहरण कि जहां एक जवान बच्चा बोले कि मैं पढ़ाई भी नहीं कर पाया आर्थिक संकट के चलते, लेकिन आप मुझे खेती से क्या दे दोगे, तो वही धैर्य और सहजता जो राजयोग मेडिटेशन से हमको मिल रही, वही माता पिता एक बात और बोल सकते हैं कि बेटा चिंता मत करो, मुझे ये समझ में आ गया है कि इस खेती में जितनी चीज़ें निकल के आ रही हैं, पशुधन है, फल फूल हैं, इन सबको बेचने के बाद में हमने तय किया है कि ये दूध जो दिखने में 40 रुपये लीटर, 50 रुपये लीटर है, ये नहीं बिकेगा, क्योंकि हम कुछ पैसा इकट्ठा करके शहर में एक दुकान स्थापित करेंगे। तुम नहीं पढ़ पाए ना, कोई बात नहीं, और वहां इस दूध के जितने उत्पाद हैं, चाहे वो मक्खन के रूप में हो, दही के रूप में हो, छाछ के रूप में हो, मिठाइयों के रूप में हो, तो हमारे घर का एक बच्चा शहर में काम कर लेगा और हमारा जो उत्पाद था, जिसको हम कम कीमत में गांव में दे रहे थे, उस कम कीमत की बजाय हमें उचित दाम इसका मिलने लगेगा। बच्चे के मन में कि मैं युवा हूं, मैं खेती नहीं कर सकता हूं, एक विकल्प हमने फिर तलाश कर लिया। जी। लेकिन ये केवल राजयोग मेडिटेशन से जो मूल्य हमारे अंदर विकसित होंगे, वहीं पर ये छोटे छोटे उपाय निकल पाएंगे। जी डॉक्टर साहब, बड़े आसान से उदाहरणों से बड़े ही कम समय में हमने जो पिछले एपिसोड में चर्चा की थी, हमने जो आज चर्चा की, वो आज बड़े सरल रूप से स्पष्ट हो गया हम सभी के सामने। जब आप कह रहे थे सकारात्मक चिंतन, समर्थ चिंतन और महान चिंतन या महान विचार करना, आज के उदाहरणों से स्पष्ट हो गया कि वो बड़ा ही आसान सा उदाहरण है कि एक गृहिणी घर की कह रही है कि मेरे जेवर गिरवी रख दो और हम इससे मिलने वाली कीमत से अपनी बच्ची की फीस अदा कर सकते हैं। इसमें त्याग का गुण छुपा हुआ है और त्याग के गुण को ही तो महान गुण कहा गया। स्वतः ही महानता आ रही है और उसे दिखाने की जरूरत नहीं है, साबित करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये महानता का गुण या विचार तब उत्पन्न हो पाया जब हमने सारे मानसिक दबाव को, सारे आर्थिक दबाव को, सारे सामाजिक दबाव को दरकिनार किया और शांत मन से सबसे पहले स्वीकार किया उस परिस्थिति को। जब अपनी बच्ची को खुली बाहों से गोद में उठा लिया, पूरा परिदृश्य बदल गया। इसी तरह से न जाने कितने सारे संकट हमारे सामने जरूर आते होंगे। कर्ज चुकाना है, बारिश आ गई, बिजली नहीं है, मजदूर अवेलेबल नहीं है, न जाने ऐसी कितनी सारी समस्याओं का सामना हम रोजमर्रा के जीवन में करते हैं। लेकिन अगर राजयोग मेडिटेशन के अभ्यास से हमने अपने मन को शांत कर लिया है, अपने मन से बात करना शुरू कर दिया है,
तब इस सकारात्मक चिंतन, समर्थ चिंतन और महान चिंतन को आसानी से प्रैक्टिकल में लाया जा सकता है। और यही सकारात्मकता है, यही कमज़ोर मन का उपाय है कि किस तरह से आत्मबल बढ़ाया जाए। डॉक्टर साहब, मैं सभी किसान भाइयों की ओर से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप अपना समय चुरा करके आए और आपने इतना आसान उपाय हमें बताया कि किस तरह से आत्मबल बढ़ाना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हुई चर्चा को आइए एक कमेंट्री के माध्यम से समझें। सारा दिन में चलते फिरते, लोगों से मिलते, अपने आप को देखते हैं। काम करने वाली, काम कराने वाली शक्ति वो मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा वो बीज हूं जिससे मेरे परिवार, मेरे व्यवसाय और इस सृष्टि रूपी वृक्ष का निर्माण होता है। मैं आत्मा वो बीज हूं। मेरा प्रभाव चारों तरफ फैलता है। आज सारा दिन में सब काम करते हुए, परिवार को संभालते हुए, बस ये ध्यान रखना है मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। मेरी हर सोच साफ, शुद्ध, प्यार और शक्ति से भरपूर मन रूपी बीज को शक्तिशाली बनाना ये मेरे जीवन की सबसे पहली जिम्मेवारी है। ओम शांति। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में जो कुछ भी चर्चा हुई है, मैं समझता हूं कि आपने भी उसे गंभीर रूप से लिया होगा और इसे गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि आज सारे दृश्य देखने में हमारे विपरीत जा रहे हैं। सारी परिस्थितियां प्रतिकूल नजर आ रही हैं, लेकिन इन प्रतिकूल परिस्थितियों को यदि अनुकूल बनाना है, अपने पक्ष में लाना है, तो फिर इस चिंतन को एक बार फिर दोहराइएगा। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कार्यक्रम की अगली कड़ी में नए विषय और नए विशेषज्ञ के साथ आपके बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, रखिए अपना बेहतर ख्याल और करते रहिए सकारात्मक चिंतन। नमस्कार।